एक आईपीएस अधिकारी जिसने यूपीएससी के एग्जाम में नकल की और सिर्फ इसी चीज ने उसको जेल पहुंचा दिया और उसे अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा। मामला देखिए तमिलनाडु के चेन्नई का है, जहां पर एगमोर एक जगह है और वहां पर एक स्कूल में ये बोर्ड बना था, 2017 में सेंटर बना था यूपीएससी का। वहां की ये सारी घटना है। ये आईपीएस अधिकारी प्रोबेशनर था और वहां पर पहुंचता है सेंटर में, उसके बाद नकल करते हुए पकड़ा जाता है और फिर इस पर कार्रवाई होती है। इसको फौरन जेल ले जाया जाता है, पुलिस पकड़ लेती है, जेल जाता है, सस्पेंशन होती है और उसके बाद फाइनली नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अब ये मामला अदालत में काफी चला। सफीर करीम अदालत गए, हाई कोर्ट गए, वहां पर उन्होंने दलीलें दी, मगर हाई कोर्ट इस बात से कन्विंस हुआ कि यह मामला हाई कोर्ट नहीं बल्कि कैट में चलना चाहिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में चलना चाहिए। फिर कैट में मामला चला तो कैट में इनको इतनी बड़ी राहत नहीं मिली, बल्कि कंसर्न अथॉरिटीज को कहा गया कि आप इनकी बात गौर से सुने और 45 दिन में एक ऑर्डर निकाल दें। तो कुल मिलाकर एक आईपीएस अधिकारी की नौकरी कैसे चली गई ये खुद उन्हें भी नहीं पता चला। मोरल ऑफ द स्टोरी कुल मिलाकर यह है कि आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। दूसरी चीज, गलत रास्ता अख्तियार ना करें सक्सेस पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, आपको मैं आज बताने जा रहा हूं कि यूपीएससी में नकल करने का क्या अंजाम हो सकता है। यह अंजाम एक आईपीएस अधिकारी ने भुगता और ऐसा भुगता कि उसको अपनी सर्विस से ही हाथ धोना पड़ा। जी हां, नाम था सफीर करीम। सफीर करीम एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो तमिलनाडु कैडर के अधिकारी थे, तिरुनेलवेली में पोस्टेड थे। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी जब से आईपीएस क्वालिफाई किया था। पत्नी और उसके बाद जो है बच्चे की तैयारी थी, क्योंकि पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो इन द मीन टाइम जो है ये सब कुछ चल रहा था और लाइफ आगे बढ़ रही थी। केरल के रहने वाले सफीर करीम, जो कि अलुवा एक जगह है, वहां से बिलोंग करते थे। काफी मेहनती माने जाते थे, अपना भी एक कोचिंग सेंटर चलाते थे। इसके साथ ही जिनको वो अपना अच्छा दोस्त और गुरु मानते थे, वो भी एक कोचिंग सेंटर चलाते थे, जहां पर इनकी अपनी पत्नी से मुलाकात हुई थी और उसके बाद दोनों की शादी भी हो गई। पहले कोचिंग करते थे कहीं पर, उसके बाद अपना कोचिंग सेंटर शुरू किया। इन द मीन टाइम आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। तो ये कुछ स्टोरी थी और जो है काफी अच्छी लाइफ चल रही थी। अचानक दिमाग में आइडिया आया कि आईपीएस में तो पहुंच ही गए हैं, क्यों ना आईएएस की तैयारी की जाए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को सभी बड़ा बताते हैं, तो क्यों ना आईएएस में एंटर किया जाए। अब ये पहुंच गए आईएएस का एग्जाम देने। इन्होंने एग्जाम का फॉर्म भरा, उसके बाद तैयारी की होगी और उसके बाद जो सेंटर बना वो बना एगमोर में, जो कि चेन्नई में ही पड़ता था, एगमोर नाम की जगह। और जो स्कूल था उसका नाम था प्रेसिडेंसी गर्ल्स हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वहां पर इनका सेंटर पड़ा। अब सफीर करीम जो है अपनी जो सरकारी गाड़ी है, अपने एक कांस्टेबल के साथ वहां पर पहुंचते हैं और उस जगह के बाहर जो सेंटर था, स्कूल है, उसके बाहर उतर जाते हैं। उसके बाद जो बाहर सिक्योरिटी वाले खड़े रहते हैं वो भी समझ जाते हैं कोई पुलिस के अफसर हैं, भाई इतने जो है तामझाम के साथ आए हैं। तो ये सीधा अंदर सेंटर में एंटर हो जाते हैं और फाइनली जब एग्जाम शुरू होता है, मेंस का एग्जाम चल रहा था 2017 में। तो जो मेंस का एग्जाम चल रहा था, अचानक से सिक्योरिटी वाले आए, ठीक है, उन्होंने इनको चेक किया तो इनके पास से एक कैमरा मिला, ठीक है, जो बहुत छोटा कैमरा होता है, बटन में फिक्स हो जाता है। इसके साथ ही इनके पास से ईयरफोन मिला और एक मोबाइल फोन मिला, जो बिल्कुल पतला, जैसे मोबाइल फोन का अगर बाहर का कवर निकाल दीजिए तो अंदर एक पतली सी परत होती है, एक पतली सी लंबी सी लोहे की। तो वो इन्होंने अपनी जेब में रखी हुई थी, जो कि किसी ने चेक नहीं करी। अब हुआ यूं कि वहां पर सब अपना पेपर कर रहे थे, एग्जाम कर रहे थे मेंस का, मगर सुनने में यह आया कि ये अपने मुंह में कुछ बड़बड़ा रहे थे, धीरे धीरे कुछ। तो टीचर को शक हुआ, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने चेकिंग की, तो उसके बाद ये पूरा मामला खुला। कुछ लोगों ने ये कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इन पर काफी समय से नजर रख रहा था। उसके बाद आईबी ने जो है जितने भी क्लू उनके पास थे वो सब जुटाते हुए फाइनली एग्जाम के दिन इनको रंगे हाथों पकड़ा और इनके पास से सारे गैजेट्स, जो फोन था, इसके साथ ही जो कैमरा था और साथ में जो ईयरफोन था, वो बरामद कर लिया।
अब अचानक से एक आईपीएस अधिकारी अरेस्ट हो, पहले तो इनको पकड़ लिया गया। पहले तो देखिए, अगर ये सिविलियन होते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, यूपीएससी से डिस्क्वालीफाई हो जाते हमेशा के लिए। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्या होता, इनको सजा हो जाती, 420 का मामला बनता और वो सजा काट के आ जाते वापस। मगर इनके लिए सबसे बड़ी सजा ये थी कि ये एक आईपीएस अधिकारी थी और आईपीएस की नौकरी पर बात बनाई कि भाई एक आईपीएस अधिकारी यूपीएससी के एग्जाम में नकल कैसे मार सकता है। अब यहां पर मोरालिटी भी बहुत ज्यादा सामने आ जाती है। अब मामला कोर्ट में गया, पहले तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ये हाई कोर्ट पहुंच गए। अब हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी बातें कही तो वहां पर जो है कोर्ट में दलील दी गई कि ये मामला जो है, जो प्रोसिक्यूशन थी, जो पुलिस थी, उसके द्वारा दलील दी गई कि ये मामला हाई कोर्ट में नहीं चल सकता, कोर्ट में नहीं चल सकता, ये कैट का मामला है, मतलब सर्विस मैटर का मामला है, यूपीएससी का एग्जाम ये देने गए थे। तो कोर्ट में कुल मिलाकर जो अभियोजन पक्ष था उसने ये दलील दी कि ये मामला सर्विस मैटर है ही नहीं, इस मामले को कैट में चलाया जाना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार के जो महकमे होते हैं उनसे जुड़े सारे मामले कैट में चलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो ये दलील उनकी थी, जबकि सफीर करीम और इनके वकील चाहते थे कि मामला हाई कोर्ट में चले, कैट में ना चले। तो वहां पर ये अपील जो है इनकी काम नहीं की और कई तरह की दलीलें दी गई कि जो है ये मामला जो है ये इस सेक्शन के तहत आता है, उस सेक्शन के तहत आता है। मगर जितनी भी बातें कोर्ट में रखी गई तो कोर्ट इतना ज्यादा संतुष्ट इनकी बातों से नहीं हुआ। अब फाइनली क्या होता है कि जो है ये मामला कैट में चला जाता है। अब इन द मीन टाइम क्या है, पुलिस ने इनके दो साथियों को अरेस्ट कर लिया था। इनके दो साथी जो इनके दोस्त थे, मोहम्मद शरीफ और समजत, उनको अरेस्ट कर लिया था कोच्चि से। अब मानना यह है कि कोच्चि से जिनको अरेस्ट किया इन दोनों साथियों को, ये दोनों इन्हें प्रीलिम्स के एग्जाम में मदद करते थे कि जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम तो उसमें एमसीक्यू होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करना होता है, तो इन्होंने जल्दी जल्दी बता दिया। मगर जब मेंस का एग्जाम आया तो उसमें इन्होंने अपनी पत्नी की हेल्प ली। पत्नी हैदराबाद में बैठी हुई थी एक कोचिंग सेंटर में, और कोचिंग सेंटर के जो मालिक थे वो भी और उनकी पत्नी भी दोनों हेल्प कर रहे थे और ब्लूटूथ के जरिए जो है डिवाइस जो था उसके जरिए इन्हें आंसर लिखवा रहे थे। तो पत्नी को भी अरेस्ट किया गया, उस कोचिंग सेंटर के हेड को भी अरेस्ट किया गया। तो मामला फिर कैट में चला और उसका एक वर्डिक्ट आया बाद में, ठीक है। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि एक आईपीएस अधिकारी के पास से एक मोबाइल पकड़ा जाता है, ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ी जाती है और टाइप किए हुए नोट्स पकड़े जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। यूपीएससी का एग्जाम देने आया हुआ ये अधिकारी, और सवाल ये खड़े हुए कि क्या आईपीएस का एग्जाम देते हुए भी इन्होंने नकल मारी थी। हालांकि इनके मिलने वालों का ये कहना है और साथ में इनके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो रिकॉर्ड्स है, तो एकेडमिक डिटेल्स ये बताती है कि पढ़ने में पहले से अच्छे थे। मगर पता नहीं मन में क्या आया या क्या नहीं आया, तो जीवन इस तरफ चल पड़ा। अब कोर्ट में जब मामला चला जाता है तो अलग अलग दलीलें दी जाती हैं। कैट में जब मामला गया तो वहां पर सफीर करीम और इनके वकील ने जो दलील दी वो बड़ी अजीब थी। इन्होंने कहा कि वहां पर पहली बात तो मेरा जो मोबाइल है मेरे पास 8:50 तक था, ठीक है। उसके बाद फौरन पकड़ लिया गया, ले लिया गया सिक्योरिटी वालों के द्वारा। दूसरी बात इन्होंने कही कि मेरे पास कोई जगह नहीं थी। जब यूपीएससी के सेंटर में आप एंटर होते हैं तो वहां पर कोई सेफ जगह नहीं मुझे दिख रही थी रखने के लिए मोबाइल, तो इसलिए मैंने उसे अपने पास ही रख लिया। और जो है मुझे अपनी पत्नी से बातें भी करनी होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कहीं मोबाइल गुम ना हो जाए। तो ये भी दलील इनकी तरफ से कोर्ट में दी गई। इसके साथ ही और भी कई बातें की गई, मगर पुलिस का पक्ष ये था कि 8:55 पर यह माना है उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने ही कि 8:55 पर इनके पास से मोबाइल पकड़ा गया, पहली बात। अब वहां पर पुष्पा जो है, पुष्पा नाम की एक औरत की बात पुलिस ने कोर्ट में की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में। पुष्पा ने पुलिस को बताया कि 8:55 पर जब इनसे मोबाइल पकड़ा गया तो इन्होंने कहा कि मुझे अपनी वाइफ से बात करनी होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सेफ कस्टडी में मेरे पास ही रह सकता है ये मोबाइल, तो मैंने अपने पास रख लिया। अब अदालत जो है इस मामले को लेकर काफी गंभीर थी। अदालत ने माना कि ये मामला जो है सिविल सर्विस एग्जाम रूल्स उनके खिलाफ है और इसमें रूल्स पूरी तरह से तोड़े गए हैं। रूल नंबर 14 जो कि सिविल सर्विस एग्जाम रूल्स का है, वो पूरी तरह से ब्रेक हुआ है। अब देखिए,
30 अक्टूबर 2017 को एग्जाम देते हुए ये अरेस्ट हुए थे। उसके बाद जो है ये मामला चला और इस पूरे मामले में जो जजमेंट आया कोर्ट का वो आया 2 मार्च 2020 को। 2 मार्च 2020 को जजमेंट ये आया कि इन्होंने कहा था कि मुझे हायर अथॉरिटी कंसर्न अथॉरिटीज की तरफ से सुना नहीं गया है। इन्होंने 2 दलीलें दी थी। पहली बात इन्होंने कहा था कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। देखिए, जब मैं प्रेमाइसिस के अंदर एंटर हुआ तब मेरे पास मोबाइल नहीं था, बल्कि बाहर ही मेरे से छीन लिया गया। ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने ये कही कि जो कंसर्न अथॉरिटीज थी जो मुझ पर एक्शन ले रही थी, उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। अब उसके बाद कैट ने कहा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने, कि सफीर करीम की बात सुनी जाए कंसर्न अथॉरिटीज की तरफ से, और साथ में इस बात को जब वो सुन ले और सेटिस्फाई हो तो उसके बाद सही तरीके से अच्छे से सोच विचार कर 45 दिन का समय दिया गया। उस समय के दौरान एक दोबारा से ऑर्डर पास किया जाए। ऐसे जल्दबाजी में ऑर्डर पास ना किया जाए, क्योंकि इसमें भी एक अधिकारी के जीवन की बात है। तो फाइनली जो है इनका जो डिसमिसल तो हो ही चुका था रूल्स के तहत, है ना। तो डिसमिसल हो चुका था, जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। एक लड़की जिससे शादी हुई थी, बच्ची जो वो भी अब बड़ी हो चुकी है, उनके साथ फाइनली तलाक हुआ और पर्सनल लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। मगर इस पूरी स्टोरी से जो सुनने को जो समझने को मिलता है वो ये है कि नकल या शॉर्टकट जो है किसी इंसान को किस तरह से बर्बाद कर सकती है। एक बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है, एलीट सर्विस मानी जाती है आईपीएस की, और आप जानते हैं कि जितने भी साथी अधिकारी होते हैं उनके साथ एक पूरी कोटरी बन जाती है आपकी, एक सर्कल बन जाता है अलग। और जब ऐसा किसी अधिकारी के साथ हो जाए तो वही दोस्त जो पक्के दोस्त होते हैं वो आपके फोन उठाना बंद कर देते हैं, फेसबुक या सोशल मीडिया जो भी साइट्स होती हैं उससे अपने आप को अनफ्रेंड कर लेते हैं। तो इस तरह की चीजें जब किसी व्यक्ति के साथ होती है तो वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो फिलहाल देखिए सफीर करीम के साथ ऐसा कुछ हुआ, कोर्ट में ये मामला चला। अब इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो मोरालिटी की बात है, सिर्फ मोरालिटी के आधार पर क्या किसी पब्लिक सर्वेंट को, किसी सिविल सर्वेंट को दोषी मान लिया जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। अब देखिए सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन था उसने एथिक्स इन गवर्नेंस 2007 में और रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन 2008 इसमें अपनी रेकमेंडेशन दी थी, और इन्होंने रेकमेंडेशन में 4-5 बातें अपनी कही थी और कोड ऑफ एथिक्स की बात की थी। कोड ऑफ एथिक्स में इन्होंने इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, अकाउंटेबिलिटी, ओपन अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, डिवोशन टू ड्यूटी और एग्जेम्पलरी बिहेवियर। इन्होंने कहा था ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जिसके आधार पर सिविल सर्वेंट को हमेशा जो है उसका जज किया जाना चाहिए, और ये पैरामीटर्स हमेशा उसके सामने रखे जाने चाहिए, ताकि एक सिविल सर्वेंट जो है हमेशा से इस थोड़े से डर में रहे कि उसको कोई देख रहा है, उस मोरालिटी जो है उसकी चेक हो रही है। तो कुल मिलाकर सफीर करीम की नौकरी चली गई, और आईपीएस की नौकरी ऐसे एकदम से नहीं जाती है, उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस होता है, और ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स होते हैं जिनको पूरी तरह से फॉलो किया जाता है, और ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स होते हैं जो 1969 में बने थे, उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाता है। ऐसे मामलों में खास तौर पर पूरी तरह से एक इंटरनल इंक्वायरी होती है, उसके बाद इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है, उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए कि इस अधिकारी ने ये गलत काम किया है या ही इज अ टेंटेड ऑफिसर या इसकी नौकरी ले ली जानी चाहिए, तो ऐसे मामलों में बिना देरी किए अधिकारी की नौकरी ले भी ली जाती है। तो जब ये 2017 में ये मामला सामने आया उस समय बहुत ही लोग हैरान हुए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, एक आईपीएस अधिकारी ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि अपने आप में ये पहली तरह का मामला था। अब इससे सीख क्या मिलती है, ये सबसे बड़ी बात है। सीख ये मिलती है कि आप किसी भी ओहदे पर पहुंच जाएं, अगर गलत मीन्स का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको जेल की सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अपने आप को आईपीएस बनकर प्रूव किया समाज के सामने कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं,
और मेरे अंदर दृढ़ संकल्प था, इसी वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मगर वो सब मिट्टी में मिल गया। शायद ये भी हो सकता है कि सफीर करीम ने बहुत ईमानदारी से पिछला एग्जाम दिया हो, मगर जब वो नकल करते पकड़े गए तो उसके बाद सब कुछ मिट्टी में मिल गया। और लोग ये भी शक करने लगे कि क्या उन्होंने अपने पुराने जितने भी एग्जाम थे वो सारे नकल मार कर दिए थे। चीटिंग देखिए, अपने स्कूल में, कॉलेज में कोई हर बच्चा कहीं ना कहीं या तो खुद करता है, खुद नहीं करता तो दूसरे को करते हुए देखता है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज है। मगर यूपीएससी के एग्जाम में चीटिंग का मतलब है सीधा जेल जाना। ये आप समझ लीजिए, 420 फ्रॉड का मामला दर्ज होता है और सीधा वो व्यक्ति जेल जाता है। और 10 साल के लिए एग्जाम देने से सफीर करीम को तो डिबार कर ही दिया गया, अगर कोई और कैंडिडेट भी हो तो उसको भी यूपीएससी का एग्जाम देने से डिबार किया जाता है, बार किया जाता है। सफीर करीम ने अदालत में यह तर्क रखा था कि 10 साल का जो समय है वो बहुत अधिक है, मुझे जो है अगली बार ही एग्जाम देने का मोहलत दी जाए और मुझे इजाजत दी जाए ताकि मैं अपना एग्जाम दे पाऊं, क्योंकि 10 साल बाद तो मैं एग्जाम देने के लायक ही नहीं रहूंगा, मेरी एज निकल जाएगी। मगर अदालत ने कोई दलील नहीं सुनी। अदालत ने चीजों पर मंथन किया, उसके बाद कंसर्न अथॉरिटीज को कहा कि आप इस पर गौर करें, पर जो है उनको कोई राहत नहीं मिली। फिलहाल एक आईपीएस अधिकारी आपके सामने कैसे नौकरी गंवा गया पता ही नहीं चला। कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गलत रास्ता अख्तियार करने पर सजा भी कड़ी ही मिलती है। जय हिंद।